सभी के ग्रुप में बड़ा फायदा होगा। हालांकि सभी की कभी धीरे-धीरे बेचते गए पेशेंट को शाबाश। आपको प्रॉपर्टी की बात बहुत वैसी होगी सर। देखो कब मौसम बदलेगा सब बदले बस कोई अब जब चलता रहता है ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे रहे। ये गवर्नमेंट ने ज्यादा इन चीजों को कर दिया। गवर्नमेंट से जानबूझ से नहीं करती सर। आज बाद में आपको बड़ी जरूरत है केंद्र की तरफ से क्लियर है ये जानकर से नहीं करना चाहिए। आज तो भावना सही है बीएसएन चल रहा है नहीं बीएसएन नहीं जियो लगाई तार डाल के छोड़ रहे हो गया सर तो हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर्स कैसे हो सारे जने। अभी तो आने वाले हैं सारे जने आए नहीं इसका मतलब ये है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलो मैं भी तैयारी कर लेता हूँ माइक लगा लेता हूँ है ना। कल का एक बार चेक कर लो बेटा कल जो हम लोगों ने किया उसको चेक कर लो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। साक्षी आ गई भव्या आ गई नाज आ गई अनुराग आ गया है और प्रियंका आ गई। बाकी और कौन पहुंचा भाई वासु आ गया और प्रांजल अर्चना राहुल और कौन आया भाई और कौन आया। यस आरती आ गई और अनीशा आ गई आरती डॉक्टर रवि अच्छा डॉक्टर रवि जी भी आ गए। डॉक्टर रवि ये डॉक्टर तो पहले से ही रवि टिल्लू हाँ मैं भी आ गया सर थैंक यू। टिल्लू कह रहा मैं ही पहुंच गया हूँ तो यस डी सर ये डी सर क्या होता है साक्षी ने क्या लिखा डी सर। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग डियर्स। तो पहुंचने शुरू हो गए सारे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या जी यार क्या मैं तो समझ नहीं यार गुड इवनिंग है सर। चलो तो इसका मतलब शुरू करते हैं। हाँ जी तो अब मुझे देखकर बताओ बेटा जो कल हम लोगों ने किया था और वो था इंडक्टिव इफेक्ट। हल्का सा मैं फिर रिपीट करता हूँ वापस समझना। आई इफेक्ट का मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट। आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत के अंतर के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अपनी मध्य स्थिति से खिसकना अपनी मध्य स्थिति सरकना अपने मध्य स्थिति से डिस्प्लेस्ड होना जिससे कि कंपाउंड में पोलैरिटी आ जाए ये कहलाता है आई इफेक्ट। आई इफेक्ट दो तरह का होता है पुशिंग एंड पुलिंग यानी प्लस आई माइनस आई। उसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी कौन कौन प्लस देगा कौन कौन माइनस आई। अब पॉइंट आता है कि जो आई इफेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये डिस्टेंस के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाता है और थर्ड कार्बन के बाद इसका दिखना बंद हो जाता है तो ये बहुत होता है और वीकर इफेक्ट होता है। अब पॉइंट ये आता है कि सर इसके यूजेस क्या है एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या सेंटर को स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमारी 4 गोल्डन लाइन बनती है। पॉजिटिव वाले के लिए 2 यानी कि डेफिशिएंसी वाले के लिए 2 रिचनेस वाले के लिए 2। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव हेल्प करता है जितना प्लस आई लगाओगे उतना डेफिशिएंट स्टेबल होता जाएगा और जितना माइनस आई लगाओगे उतना डीस्टेबलाइज। माइनस वाले में जितना माइनस लगाओगे उतना स्टेबलाइज होगा और माइनस वाले में जितना प्लस लगाओगे उतना डीस्टेबलाइज होगा। तो 4 गोल्डन लाइन थी और इन 4 गोल्डन लाइन से हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कार्ब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ऑक्सी एनायन की स्टेबिलिटी ये सब कर ली थी और उसी के बेस पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी काम किया था अम्लीयता के ऊपर काम किया था। अम्लीयता का काम बहुत आसान था कि भाई अगर अम्लीयता निकालनी है तो क्या करें बहुत छोटा सा उस कंपाउंड में से H निकाल दो। अब H निकलने के बाद H पॉजिटिव लेके जाएगा तो नेगेटिव छूट जाएगा तो उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस और नेगेटिव वाले पे फिर वो नेगेटिव फैक्टर लग जाएगा कि नेगेटिव को नेगेटिव हेल्प करता है पॉजिटिव हेल्प नहीं करता। तो हम स्टेबिलिटी और डीस्टेबलाइजेशन ये दोनों गोल्डन लाइन से निकाल सकते हैं।
तो हमने अल्कोहलों की एसिडिक नेचर, एसिड की एसिडिक नेचर सब देखी और ये सब आपने क्वेश्चन कर लिया और आपको मैं एक एक क्वेश्चन वापस से पूछ लेता हूं ताकि आपको कितना समझ में आए कितना नहीं क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जामिनर ने आपके सामने दिया आइसोप्रोपिल कार्बोनाइल और ये दिया आपको इथाइल कार्बोनाइल और वो पूछता है बताइए दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। इसको मैं ए कहता हूं, इसको सेकंड की बी। तो आपके देखने का सेकंड तरीका बिल्कुल सही। तो आपके देखने का तरीका क्या होगा, पहले चार्ज को देख के समझ जाओ इलेक्ट्रॉनिकली रिच। रिच का मतलब होगा नेगेटिव। अब नेगेटिव को नेगेटिव हेल्प करता है, पॉजिटिव हेल्प नहीं करता, पहला काम। अब कॉमन पॉइंट को छोड़ दो, अब जो अनकॉमन है उस पर दिमाग लगाइए ना। तो देखो इसके दोनों अनकॉमन या डिफरेंट प्लस आई 2 है, इसका प्लस आई 1 है और प्लस जितना ज्यादा होगा उतना डिस्टेबलाइजेशन, इसीलिए कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी इसके पास। ये आपने किया पहला पॉइंट। अब इसी तरीके से सपोज करो एग्जामिनर ने आपसे कहा मान लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये क्वेश्चन दिया मान लो और क्या क्या एग्जांपल दिया, ए CH3 CH2OH, बी CH3 CH3 CH3OH, सी CH3OH। अब वो कहते हैं बताइए इसमें कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन वीकर एसिड। CAB सबसे वीक बी है। बिल्कुल, तो आप दिमाग लगाओ, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो आपको हमेशा कैसे आंसर निकालना है, क्वेश्चन में से स्टार्ट करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले वर्ड पकड़ो एसिड। एसिड का मतलब प्रोटॉन हटा दो, तो इसका मतलब सब में से प्रोटॉन हटा दो, ये प्रोटॉन हट गया देखो ये, और ये बन गया आपका एनायन। पहला पॉइंट क्लियर। और जैसे ही एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस बन गया तो हमें पता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमेशा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का हमें पता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव हेल्प करता है, पॉजिटिव हेल्प नहीं करता। तो चेक करते हैं, कॉमन फैक्टर छोड़ दो, ये सारा कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है। अब अनकॉमन देखो, एक मैथिल, दो मैथिल और कोई मैथिल नहीं, तो सोचिए इसका मतलब प्लस आई सबसे मैक्सिमम, तो सबसे लेस स्टेबल, इसका मतलब बी की स्टेबिलिटी सबसे लेस, तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम, यानी वीकर एसिड हो गया। अब दोनों को कंपेयर करें तो इसके पास एक प्लस आई जबकि इसके पास कोई प्लस आई नहीं है, तो सी तो कॉमन था, तो 3H बच गया केवल। तो इसका मतलब इन दोनों में से ए आपका वीकर कॉन्जुगेट बेस है तो वीकर एसिड है, और आपका लास्ट में लेते हैं कि आपका सी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ज्यादा है इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो सी ए बी आपका आंसर। अब यही केस मैंने आपको ऐसे भी दिया था कि सपोज करो आपके सामने एग्जामिनर ने लिख दिया ए बी, और देखो उसने क्या किया, उसने यहां पर लिख दिया Cl और यहां पर लिख दिया नाइट्रो। अब वो कहता है बताइए इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है। बी बी। बी। बिल्कुल, अब देखो आपको देखने का तरीका आना शुरू हो गया, अब आप बहुत फास्ट चलने लग गए, ये समझदारी। तो आपको दिख रहा है कि इसमें से बी क्यों है, रीजन आपके पास है। तो रीजन कैसे बन रहा है, जिन बच्चों को समझ नहीं है उनको रीजन बताता हूं कि रीजन में जैसे एग्जामिनर ने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ से पहला वर्ड निकाला एसिड, एसिड कहते ही प्रोटॉन निकाल दो, ये रहा प्रोटॉन, प्रोटॉन निकलते ही बन गया कॉन्जुगेटेड बेस, देखो ये। और अब देखो कि इस पे कौन स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी एसिड की स्ट्रेंथ है, उसकी सामर्थ्य है। तो चेक करके देखो जो अनकॉमन है वो ये अनकॉमन। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों का माइनस आई है, और आपको याद है मैंने आपसे कहा था जब माइनस आई को माइनस आई से कंपेयर करते हैं तो अपन लेते हैं डीएनपी,
पावर पहले चेक करो, देखो डिस्टेंस, तो इस वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इसकी डिस्टेंस है तीसरे नंबर पर, तो चेक करो इसकी भी डिस्टेंस है तीसरे नंबर पर। फिर आता है नंबर, दोनों एक एक बार है तो नंबर भी बराबर, तो फिर आती है पावर, और पावर में आपको ध्यान है Cl का माइनस आई ज्यादा है कि नाइट्रो का? नाइट्रो का, NO2 का ज्यादा होता है पावर। सही, उतना माइनस माइनस को सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब B की एसिडिक स्ट्रेंथ A की एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब देखो इसके अंदर, एक मिनट, हाँ, अब देखिए इसके अंदर यही क्वेश्चन अब ऐसे दे दिया जाता, COOH COOH COOH, और अब इसके साथ लगा दिया जाता CH2CH3, इसके साथ लगा दिया जाता CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ लगा दिया जाता C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको मैं इन तीनों के पहले नाम बता दूं, फिर आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सोचना, A, B और C। इस पहले वाले का तो नाम है प्रोपियोनिक, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, ये कॉमन नेम में आप सीख चुके हो, और ये भी सीख चुके हो, इसको बोलते हैं एक्राइलिक, एक्राइलिक। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अपन बोलते हैं प्रोपारजाइलिक एसिड। अब पेपर में नाम भी आ सकते हैं और स्ट्रक्चर भी। अब आपके सोचने का तरीका वही का वही, देखो सोचो तीनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सी सर ABC। जल्दबाजी नहीं बेटा, रूल क्या है? CBA जल्दबाजी करोगे सब गड़बड़ हो जाएगी। CBA बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग दिमाग लगा के, सबकी लिस्ट बनी हुई है आपके पास। डन सर। बना आंसर? यस सर, बन गया। तो देखो आपने कैसे किया, रूल वही, जैसे एग्जामिनर ने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, सबसे पहले आपने कहा ये सब एसिड है, तो सबसे पहले हर बच्चे ने दिमाग के अंदर इसमें से प्रोटॉन को गायब कर दिया। हमेशा एसिड में यही किया करो, और बन गया कॉन्जुगेटेड बेस, पहला पॉइंट ये, और आपका ये निकल गया नेगेटिव को नेगेटिव हेल्प करता है, पॉजिटिव हेल्प नहीं करता। तो अगर अपन अनकॉमन देखें तो ये अनकॉमन है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब इन डिफरेंट में कंपेयर करते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो इसका लग रहा है प्लस साइन, लेकिन अब चेक करके देखो इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो आपको ध्यान रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में s परसेंटेज अलग हो जाती है। तो ये तो sp3 था, ये sp2 ये sp है, और s परसेंटेज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस i के इक्विवेलेंट होती है। जितना ज्यादा s परसेंटेज होगा उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो दिमाग लगा के देखो, तो इसका sp3 था, इसका sp2 कार्बन था, और इसका कार्बन था sp। तो चेक करके देखो इसका s परसेंटेज अगर अपन देखें तो इसका s परसेंटेज तो था 25%, ये देखो ये sp3 25%, इसका sp2 इसका 33%, और अगर इसको देखें तो 50%, s 50 p 50, तो सबसे ज्यादा s परसेंटेज किसका है? आपके sp का। इसका मतलब इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, और जितना माइनस आई होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में आपके C का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी S परसेंटेज ज्यादा, जितना S परसेंटेज होगा उतनी EN ज्यादा होगा, उतना माइनस आई ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आएगा B, और ये प्लस आई लगा रहा है, जबकि बाकी दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, और प्लस आपको ध्यान है हेल्प नहीं करता, तो इसका मतलब A सबसे वीकर, सबसे दुर्बल अम्लीय। तो क्या मैं होप करूं मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। सर ये S परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताइए तो। कुछ नहीं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, दिमाग लगा के सोचो sp3, आपको ध्यान है इसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है sp3, sp3 में s की परसेंटेज देख लो, एक s है 3 p है, तो टोटल 4 में से s की प्रतिशतता कितनी है? 25 1/4। इसमें देखो sp3 sp2
एक S है, P 2 है, इसका मतलब 3 के अंदर 100 को बांटो तो 33% हो गया। ऐसे SP, तो SP में S और P में बांटो 100% तो 50 S की और 50 P की, बस सिंपल आंसर है। तो जितनी ज्यादा S परसेंटेज होती है उतना कार्बन का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचता है, क्योंकि ये कंसेप्ट काम करता है उसको। अब यही चीजें अगर आपने इसको स्नैपशॉट कर लिया तो पहले स्नैपशॉट कर दो, फिर मैं चेंज करता हूं। यस, अब आप देखिए इसके अंदर यही कंसेप्ट आप कहीं भी लगा सकते हो, लॉजिक एक ही जैसा रहता है। जैसे देखो अब की बार अगर मान लो मैंने हेडिंग डाल दी एसिडिक स्ट्रेंथ इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? जिनमें दो दो एसिडिक ग्रुप होते हैं, ये दो दो एसिडिक ग्रुप होते हैं, और हम इनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और CH2 के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। तो यहां मैं कर देता हूं होल N। अब इस N का जो मान है वो अगर 0 रखोगे, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, और कितने भी रख सकते हो। तो अगर आप N का मान 0 रखते हो तो देखो इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और अगर इसका मान 1 रखते हो तो टोटल कार्बन 3 हो जाएंगे, तो इसका नाम होता है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड S ओम्स गैप, ये देखो ये रहा ओम्स का, इसको ओम्स का के नाम से जानते हैं अपन, ये रहा ओम्स का। ओम्स का मतलब है अगर एक 0 वैल्यू रखते हैं तो ये बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, अगर N की वैल्यू 1 रखते हो तो कार्बन हो जाएंगे 3, तो मैलोनिक एसिड। अगर N की वैल्यू 2 रखते हो तो टोटल कार्बन हो जाएंगे 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे 4, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। और अगर आप रखते हो इसके अंदर 3 तो टोटल हो जाएंगे 5, 1 2 और 3 5, तो 5 वाले कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। और अगर आप रखते हो इसमें N वैल्यू 4 तो टोटल हो जाएगी 6 को बोलते हैं एडेपिक एसिड। इसमें इन दो एसिड का आपको या एक इसका आना बहुत जरूरी है, ये 3 नाम आपको बहुत बढ़िया आने चाहिए। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य बताओ, तो देखो इसकी अम्ल सामर्थ्य कैसे निकलती है। ऑक्सैलिक एसिड देखो ये देखो आपने इसकी वैल्यू 0 रख दी तो ये दोनों जुड़ गए आपस में, ये ऑक्सैलिक एसिड है। मैलोनिक एसिड, ये मैलोनिक एसिड है, आपने N वैल्यू 1 रख दी यानी कि CH2, ये मैलोनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपकी बात N वैल्यू 2 तो 2 का मतलब हो गया CH2 2 बार, ये सक्सिनिक एसिड हो गया। इसी तरह से ग्लूटेरिक एसिड, ये ग्लूटेरिक एसिड है, और ग्लूटेरिक एसिड में देखो N वैल्यू 3 तो CH2 3 बार कर दो, 1 2 और 3 बार। और आप समझ गए होंगे एडिपिक एसिड का फॉर्मूला, एडिपिक एसिड के अंदर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और CH2 को लिखना है 4 बार, तो ये CH2 1 CH2 2 ये 3 और ये 4। अब देखो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, दिमाग लगाना। अगर एग्जामिनर कहता है साहब इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखो कि साहब कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा कम एसिडिक है, तो वो आपसे इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो ऑर्डर कैसे निकलेगा, बिल्कुल लॉजिक वही का वही, कुछ नया नहीं करना। उसने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ करते ही पहले एसिड, और एसिड का मतलब होता है पहले H को निकाल के कॉन्जुगेटेड बेस बना लो। तो सोचिए अगर मैं इस ऑक्सैलिक एसिड में से प्रोटॉन को निकाल दूं तो देखो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, पहला स्टेप, जैसा अपन हमेशा करते थे सब में वो इसमें भी करेंगे। अब दिमाग लगा के देखो नेगेटिव को नेगेटिव हेल्प करता है, पॉजिटिव हेल्प नहीं करता, तो दिमाग लगाओ इस कॉमन फैक्टर को छोड़ दो,
अब अनकॉमन पे दिमाग लगाओ तो इस समय ये इसका अनकॉमन है। अब ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो ये लगा रहा है माइनस आई। ये देखो मैंने आपको लिस्ट में लिखवा भी रखा है, माइनस आई की लिस्ट में देखना, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखवा रखा है। तो सोचो Yes, sir. ये कार्बोक्सिलिक माइनस आई लगा रहा है, और आपको ध्यान है माइनस आई के लगने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। बढ़ जाएगी, तो ये स्टेबल हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब आप सोचो यही काम इस अनकॉमन में देखो, तो ये अनकॉमन गिरा माइनस आई। लेकिन दिमाग लगाओ, मैंने आपसे कहा था जब माइनस आई को माइनस आई से कंपेयर करते हैं तो हम डीएनपी रूल लगाते हैं, तो देखा जाए तो इस पे डीएनपी रूल लग रहा है। अब आप चेक करके देखो डीएनपी रूल, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है, जबकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ गई है, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस डी बढ़ गया। तो सोचिए इसका माइनस आई का प्रभाव थोड़ा इसका कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ज्यादा होगा। कम होगा, बेटा दूर हो गया ना। सर ये मेनोलिक एसिड का यूज पॉलीमर बनाने में भी करते हैं क्या? बेटा सब में होता है, ये तो बात की बात है, बहुत काम होते हैं, बहुत यूज होते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पर इस समय कार्बोक्सिलिक ग्रुप का माइनस आई, इस समय देख रहे हो कि वो डिस्टेंस में ज्यादा आ गया, तो उसका इंपैक्ट कम हो गया, यानी वो नेगेटिव को सपोर्ट कम करेगा। अब आप चेक करके देखो सक्सिनिक एसिड में ये रहा माइनस आई, लेकिन चेक करके देखो इसकी डिस्टेंस यहाँ से बढ़ गई, तो जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना उसका प्रभाव उस नेगेटिव पे कम होता जाएगा। तो सोचो अगर आपके सामने ऑर्डर आ जाए तो इस ओम्स लॉ में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा? ओके। Then one फिर ionic acid, succinic acid, Acid, glutaric acid, adipic acid. एक ही, यानी ये सिंपल सा आंसर हो गया। तो इसमें अगर अपन केवल आई इफेक्ट को देखते, केवल आई इफेक्ट, तो आपका ये वाला आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक आंसर और प्रभावी होता है जो अपन आईआईटी में देते हैं, और वो भी मैं इसमें जोड़ देता हूं। एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड को अगर आप गौर से देखो तो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, मैं आपको क्लियर करता हूं, इसका स्ट्रक्चर स्पेस के अंदर ऐसा हो जाता है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें से प्रोटॉन निकलने के बाद ये आयन बन गया। अब इस आयन में गौर से देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ये गुण आने के कारण ये स्टेबल हो जाता है, इसीलिए ऑक्सैलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आती है। क्लियर? तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आई से कंप्लीट हो गया। चेक कर लो इसको। चलिए सर, अब लेते हैं फिर इसका अगला एप्लीकेशन। हेलो सर। हाँ जी, सर वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था ना? हाँ बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके सर, उसको थैंक कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसने उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर दिया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब देखो एप्लीकेशन नंबर नेक्स्ट, टू डिटरमाइन, नंबर 5 या 6 जो भी आप ले रहे थे, टू डिटरमाइन बेस स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं बीएस, इसका हिंदी में अपन बोलते हैं क्षार सामर्थ्य, या फिर अपन कहते हैं बेसिसिटी, या इसको कहते हैं अपन क्षारीयता। क्षारीयता पे खूब क्वेश्चन आते हैं जो मैं 10 पे और भी लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल अपन आई पे काम कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो सीखो कि क्षार सामर्थ्य से पहले शब्द आ रहा है क्षार, तो पहले अपन समझते हैं क्षार का क्या मतलब है। देखो ये है बेस, क्षार। क्षार की एक सिंपल सी परिभाषा है, अगर आपने आर्हेनियस धारणा पढ़ी थी जो मैंने आपको करवाई थी, आर्हेनियस, तो आपको ध्यान है आर्हेनियस धारणा
आर्हेनियस कंसेप्ट में मैंने आपसे कहा था एसिड कौन है जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो फिर बेस कौन है जो OH डोनेट करते हैं। ये देखिए, तो हम ये वाले कंसेप्ट पे काम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज बेस। तो बेस की डेफिनेशन खूब आएंगी, लेकिन फिलहाल अपन आई इफेक्ट कर रहे हैं तो मैं यही भाषा लेके चल रहा हूं। तो इस बेस का मतलब है कि जो अपना OH दान करेगा वो बेस कहलाएगा, और हम उसी के बेस पे अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे आई इफेक्ट को यूज करते हुए। आप कहोगे कैसे? जैसे देखो मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं बेस स्ट्रेंथ इन एल्कोहल्स। ये देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहलों में क्षार सामर्थ्य को क्लियर करना। अब सबसे पहले अल्कोहल ले लो, देखो ये अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल। याद करो जब आपने इसको एसिड माना था तो इसमें से आपने प्रोटॉन छोड़ दिया, लेकिन अब इसको क्या बनाना है? बेस। तो बेस बनाने के लिए इसमें से किसको त्याग दें और किसको निकाल दें? तो OH को। अब सोचो जब इसका OH टूटेगा तो OH तो टूटने के बाद ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज देगा, तो बदले में कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा। तो ये बन जाएगा कार्बोकेट आयन, और हमें जो चाहिए था वो मिल गया। हमें तो गोल्डन लाइन तक पहुंचना था, हमें गोल्डन लाइन मिल गई। अब गोल्डन लाइन में आपको समझ में आ रहा है कि ये तो है आपका बेस, कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, और ये हो गया कार्बोकेट आयन। अब आप सोचो आपका कंसेप्ट क्या बना? तो ये बना आपका बेस स्ट्रेंथ का कंसेप्ट। ये बेस स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या बना कि बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन। ये कंसेप्ट है इसका। अब आज के बाद जब भी अल्कोहल का बेस स्ट्रेंथ निकालना आप तुरंत उसके OH को तोड़ के इसको इमेजिन कर लो, और ये जितना स्टेबल होगा सोचो उतना OH मीडियम में ज्यादा रहेगा, तो सोचो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो किसी भी अल्कोहल की बेस स्ट्रेंथ या क्षारीयता या क्षार सामर्थ्य उससे बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालना आपको बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि आपको पता है ये प्लस है, प्लस का मतलब डेफिशिएंसी, तो इस पे गोल्डन लाइन लगेगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव हेल्प करता है, नेगेटिव हेल्प नहीं करता, और हमारे आंसर बन जाएंगे। अब आपको कैसे? तो देखो क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन है आपके सामने, अरेंज इन बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर। पहला A, B, C, D। ये देखो, अब आप बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो कि इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? A। AC सबसे पहले A आएगा। देखो अगर सेलेक्ट होना है ना तो हमेशा क्वेश्चन को सुनने के बाद थोड़ी देर रुको, क्योंकि जो दिख रहा होता है कि वो ऐसा नहीं होता है, बहुत आराम से चलना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू किया करो, यहाँ से स्टार्ट करो। बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ का मतलब हो गया बेस, बेस का मतलब हो गया पहले OH निकालो। तो अपने दिमाग के अंदर सबसे पहले इसके OH को निकालो सबके, तो सबके OH अगर निकालते हो तो ये सब बन जाएंगे कार्बोकेट आयन, ये सब कार्बोकेटाइन बनेंगे। अब इन कार्बोकेटाइन पे गोल्डन लाइन लग गई आपकी, ये देखो इन पे गोल्डन लाइन। अब आप चेक कर लो जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है। इसके ऊपर 3 मिथाइल, इसके ऊपर 3 H, इसके ऊपर 2 मिथाइल, और इसके ऊपर एक ही मिथाइल। तो चेक करो ये डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है। तो सोचो
गोल्डन लाइन लगी, पॉजिटिव को पॉजिटिव हेल्प करता है। तो चेक करके देखो, ये तीनों प्लस आई तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ए। तो इसका मतलब अपन यहाँ पर ए से ए डैश मान लेते हैं, बी से बी डैश मान लेते हैं, सी से सी डैश और डी से डी डैश। तो एक बॉक्स यहाँ बना लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो सोच के बताओ, इन चारों में से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल? ए। ए। फिर सी। सी डैश, फिर डी डैश, D and then B. फिर बी। ठीक है। ये तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और हमारा कंसेप्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ही बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसका मतलब यहाँ पर अपन लेने जा रहे हैं बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर में कोई चेंज नहीं। ए डैश का ए अल्कोहल ज्यादा बेसिक है, फिर सी, उसके बाद आपका डी और सबसे लीस्ट बी। बस बन गया आपका आंसर। अब बोलिए, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes. ये आपका सारा आई इफेक्ट खत्म। अब आप आई इफेक्ट से आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व कर सकते हैं। बस अपने दिमाग के अंदर फिक्स रखना कि आई इफेक्ट केवल सिग्मा में होता है, पाई में नहीं। सिग्मा का इफेक्ट है और ये बहुत ही हल्का वीकर इफेक्ट है। इसमें आंशिक आवेश आते हैं, पार्शियल चार्जेस, जो डिस्टेंस के साथ कम हो जाते हैं। सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हुए अपने आंसर्स को निकालना, कभी कोई गलती नहीं आएगी। चलिए सर, तो आज अपन इसको चेंज करते हैं। हमारा पहला इफेक्ट खत्म करते हैं, आई इफेक्ट कंप्लीट। भिंडी होता है वही। फोन बच्चे को पढ़ा। क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा, अब देखो शुरू करते हैं अपन अपना दूसरा इफेक्ट। इस दूसरे इफेक्ट को हम, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है जो पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी खासियत कि इसके आज तक कभी क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी नॉलेज के बेस पर ही आपका एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सब चैप्टर काम करते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन कभी नहीं बनते। तो ये छोटा सा इफेक्ट क्या है, मैं समझाता हूं। नंबर 2, इस छोटे से इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। नाम है इसका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। बहुत ही सिंपल तरह का प्रभाव है। अब इस प्रभाव के अंदर क्या खासियत है, अगर मैं आपको हिंट दूं तो ये प्रभाव केवल पाई बॉन्ड का है, जबकि आई इफेक्ट किसका था? सिग्मा। तो इसका मतलब ये प्योरली पाई का इफेक्ट है। तो इसका मतलब ये पाई का इफेक्ट कैसे, मैं आपको समझाता हूं, बहुत समझना इजी। आपने कोई भी कार्बन कार्बन या किसी भी दो के मध्य डबल बॉन्ड लगा दी, चाहे दोनों कार्बन कार्बन हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन, से फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई। मैं यूं मान लेता हूं कि ये ए है और ये बी। अब आप गौर से देखो, जैसे इस सबस्ट्रेट का मतलब हो गया क्रियाकारी, जैसे ही इस क्रियाकारी के संपर्क में कोई आक्रमणकारी जाति आएगी, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल आ जाए और चाहे वो न्यूक्लियोफाइल आ जाए, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन आएगा। तो इस आक्रमणकारी जाति या अभिकर्मक, इसको अपन अभिकर्मक नाम देते हैं, रिएजेंट। तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये कंपाउंड क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन को किसी एक पे ट्रांसफर कर देगा। अब आप सोचोगे अगर ऐसा करता है तो इस समय ए और बी के बीच में पोलरिटी आ गई। पूरा पाई बॉन्ड बी पे जाके बैठ गया तो नेगेटिव और ए से चला गया तो पॉजिटिव। बस यही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। So electromeric effect is nothing. It is simply transfer of pi bond. It is simply transfer of pi electron
towards any adjacent atom due to the presence of electrophile or a nucleophile, यानी कि नाभिक नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक की उपस्थिति में आपका क्रियाकारी अगर अपने पाई बॉन्ड को किसी भी एक अपने पड़ोसी परमाणु पर शिफ्ट कर दे तो उस प्रभाव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, बस इतना सा पॉइंट। जैसे आपने ए लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ये बी, सेम केस, ए और बी कार्बन कार्बन भी हो सकते हैं, ए और बी कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ पाई बॉन्ड, हमें चाहिए उस पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, और हमें एरो पर चाहिए ये आक्रमणकारी जाति। अब आप देखो फिर वही सेम केस, इस आक्रमणकारी जाति को देखते ही पाई का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसी एक एटम में, और अगर इसने ऐसा किया तो सोचिए आपने जिस पे इलेक्ट्रॉन भेजा वो तो रिच और जिससे गया वो पॉजिटिव। तो देखो आपकी डेफिनेशन कितनी आसान हो गई। तो आपकी डेफिनेशन यहाँ पर बन गई, देखो ये डेफिनेशन बन गई, ये डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बनी? ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एनी adjacent atom, bonded atom due to the presence of attacking species। अब वो अटैकिंग स्पीसीज कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है। इसका मतलब शिफ्टेड टुवर्ड एनी एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, क्लियर। लेकिन उसके लिए जरूरी है प्रेजेंस किसकी हो, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की। दैट इज या नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब हिंदी में अपन कह सकते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में? तो देखो हिंदी में अपन लिख लेते हैं, किसी आक्रमणकारी जाति ब्रैकेट में मैं कर देता हूं कौन, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के कारण पाई बंधित यौगिकों में पाई बंध या पाई इलेक्ट्रॉन का अपने बंधित परमाणु पर स्थानांतरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। बस अब अगर इस परिभाषा को अगर आप गौर से समझ पा रहे हो तो इसमें दो चीजें बड़ी खास है। पहली बात कि यौगिक के पास पाई बॉन्ड होना जरूरी है, ये सिंगल बॉन्ड वाले से काम नहीं चलेगा, पाई बॉन्ड वाला यौगिक ही इसमें एलिजिबल है। जैसे इसमें एल्केन लोगे तो एल्केन पे इफेक्ट नहीं होता, जिन जिन के पास भी पाई बॉन्ड होता है उन सब पे इफेक्ट होता है, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट है कि ये उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि ये उपस्थिति होगी तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, नहीं तो शिफ्ट नहीं होगा। तो अब आप चेक करके देखो आपकी परिभाषा कितनी आसान हो गई कि किसी भी आक्रमणकारी जाति की उपस्थिति के कारण यदि पाई बंधित कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कंपाउंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन को किसी एडजेसेंट अपने पड़ोसी एटम पे ट्रांसफर कर ले तो वो इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब इसकी खासियत क्या है? ये इफेक्ट की खासियत है कि ये टेम्परेरी है, ये अस्थायी है। आप कहोगे अस्थायी कैसे? जैसे सोच के देखो, एक पेड़ के ऊपर 100 चिड़िया बैठी हुई, वो 100 चिड़िया को मैं 100 पाई बॉन्ड मान रहा हूं, क्लियर। तो एक पेड़ पे 100 चिड़िया बैठी हुई और आपने गन फायर कर दिया, आपने एक बंदूक से गोली चला दी, तो वो जो गोली चलाई वो ये है। तो सोचो गोली की आवाज से वो 100 के 100 पक्षी पेड़ से उड़ जाएंगे, यानी वो 100 के 100 पाई बॉन्ड घूम जाएंगे। लेकिन सोचो
वो गोली किसी एक को लगेगी। तो अगर वो गोली किसी एक को लगी तो वो जो 99 उड़ गए थे वो वापस आके थोड़ी देर में पेड़ पे बैठ जाएंगे। यानी मींस कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके इफेक्ट से इफेक्टेड हो जाएगा। बाकी जो 99 पाई बॉन्ड दब गए थे, चले गए थे, मुड़ गए थे, उड़ गए थे, वो वापस अपने पाई बॉन्ड में आ जाएंगे। सब ये क्रिया उल्टी हो जाएगी, यानी पाई बॉन्ड वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसीलिए इस इफेक्ट को अपन टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। तो देखा जाए तो इस इफेक्ट का जो कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन जो पॉइंट निकले वो पॉइंट ये वाले, ये पॉइंट्स। पहला, occurs in only pi bonded compound। ये देखो, ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ पाई बंधित कंपाउंड में होता है। जबकि आप देखो, याद करो, आपका आई इफेक्ट केवल सिग्मा में होता है। उसमें अगर पाई बॉन्ड होगा भी तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा में इलेक्ट्रॉन काम करेंगे बस। और ये प्योरली पाई बॉन्ड का है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। ये एक अस्थायी प्रभाव है। इसका मतलब अगर आपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया है और प्रभाव को हटा दिया जिसको लगाया था, तो वापस पाई बॉन्ड अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की सबसे बड़ी खासियत। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ कैसे काम आएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका फायदा बताता हूँ कैसे काम। हेलो सर। सर, ये जो डेफिनेशन के लास्ट में KAE लिखे हैं, ये क्या चीज है? known as कहते हैं। शॉर्ट टर्म चलनी पड़ती है ना, नहीं तो सारी बातें लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसका नाम है known as, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। सर रिटन कर लिया। चलिए अब देखो, ये जो छोटा सा इफेक्ट आपने किया, ये जब आप चैप्टर्स में एंट्री करोगे तो ये हमको मदद करेगा। देखो कैसे मदद करेगा बताता हूँ। देखो, हालांकि इसका कोई भी क्वेश्चन पेपर में आज तक नहीं आया और ना कभी आएगा, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन उससे नहीं बनता। इसका क्वेश्चन इफेक्ट जब चैप्टर में जाते हैं तो बनता है। अब देखो कैसे बताता हूं। देखो इसका एग्जांपल समझना। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने एक प्रोटीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये कंपाउंड है प्रोटीन। अब पहले प्रोटीन को समझो। प्रोटीन इस समय सबस्ट्रेट है, प्रोटीन इस समय क्रियाकारी है, आपके बीकर में पड़ा हुआ है। और देखो इसके पास पाई बॉन्ड भी है। पहली बात क्लियर हो गई। अब इसके नेचर को समझो पहले आप। ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। आप याद करो, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कराए थे तब मैंने आपसे कहा था यदि पाई बॉन्ड, पाई का अप, पाई का क्लाउड कार्बन कार्बन के बीच में हो तो वो खुद बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो इस समय आपका सबस्ट्रेट एक न्यूक्लियोफाइल। तो सोचो इसके ऊपर आक्रमण, इस पे जो अटैक करेगा वो खुद न्यूक्लियोफाइल होगा कि इलेक्ट्रोफाइल होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसका मतलब इस पे कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे को टक्कर मार के फेंक देंगे, रिपल्स हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए एरो पर अटैक करने वाला कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब आप इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही ये पाई का क्लाउड या तो यहाँ घूम जाएगा या ये यहाँ घूम जाएगा। अब डिसाइड हमको करना है कहाँ घूमेगा। तो देखो मैं आपको दोनों बताता हूँ, दोनों जगह घूमने से क्या अंतर आएगा। अगर आपने इसको घुमा दिया, सपोज कीजिए उल्टा यूं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर आपने घुमा दिया यूं तो CH3CH2 ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो हो गया, यानी इसकी उपस्थिति में पाई का क्लाउड उड़ गया, शिफ्ट हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो हो गया। लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वाला सही है। तो आप चेक करके देखो, इसका अटैक करा दो। अब इसका अटैक अगर आप यहाँ कराते हो
तो सोचो आपका बनने वाला पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CHCH2। सोचो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव यहाँ बचेगा। अब दूसरा नंबर सोचो ये रहा, अब की बार ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पे जुड़ेगा, तो CH3CHCH2, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया। अब आप सोच के देखो दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। सर फर्स्ट वाला, कौन सा वाला? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला, गलती करें, सेकंड वाला सर। सेकेंड वाला, सेकंड। सही लग क्योंकि रहा ये प्लस प्लस रहेगा। एक तरह से माइनस हेल्प नहीं करता इसीलिए पॉइंट। दो जगह से, और आपको ध्यान है वही गोल्डन लाइन काम कर रही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव हेल्प करता है। तो देखो दोनों के दोनों कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सोचिए दोनों में से स्टेबल कौन? सेकंड सेकेंड वाला। वाला। ये बनता है मैक्सिमम, ये बनता है मिनिमम। इसका मतलब पाई का क्लाउड इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये बनेगा, ये नहीं। तो इसका मतलब धीरे धीरे आगे सीखोगे कि हमें पाई का क्लाउड कहाँ घुमाना है जिससे कि मध्यवर्ती का स्थायित्व ज्यादा हो जाए। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही रिएक्शन को संभालती है। तो इसका मतलब इस समय आपका ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, लेकिन फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीछे वाला, ये नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का तो मतलब क्या था कि किसी भी आक्रमणकारी जाति की उपस्थिति में पाई के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, बस। अब वो कहां जाता है, कितना स्टेबल बनता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का पार्ट नहीं है, ये रिएक्शन का पार्ट जो मैंने आगे बढ़ा दिया। तो सोचो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो इससे पहले पहले तक का सारा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब आपको भी कैसे, जैसे देखो सोचो, मान लो आपने चैप्टर के अंदर ये लिया प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, और इस प्रोटीन के ऊपर डाल दिया HCl, ये देखो। तो इस समय ये रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से हो रही। क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो फिलहाल हमारा आंसर नहीं है। अब ये कैसे हो रही, देखो दिमाग लगाना। इसमें शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे मतलब नहीं, देखो यहाँ दिमाग लगाते हैं। सोचिए इस समय एल्कीन वही का वही सेम सबस्ट्रेट प्रोटीन न्यूक्लियोफाइल नाभिक से। अब सोचो इस H और Cl में से कौन इसके ऊपर आक्रमण करेगा, वो H प्लस करेगा कि Cl माइनस करेगा? H प्लस। करता है इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H। इस HCl में से सबसे पहले H प्लस इसके सामने आएगा, और इसको देखते ही आपका प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन को दाग देगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अब अगर थोड़ा सा आगे चले तो सोचेंगे अपन कि सब शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट होने के बाद इसके लायक जगह बन गई यहाँ और इसके लायक जगह बन गई यहाँ, तो हमारा आंसर बन गया। देखो ये रहा CH3CHCH2। तो देखो इस जगह पर तो आपका कौन जाके बैठ गया, प्रोटॉन, CH3CHCH2। ये देखो ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ गया, तो ये पॉजिटिव यहाँ बच गया, और जैसे पॉजिटिव बचा इसके ऊपर अब अटैक कर देगा ये वाला बचाव पार्ट, यानी कि Cl माइनस। तो देखो यहाँ तो आ जाएगा आपका Cl, यहाँ आ जाएगा S, और ये बन गया आपका उत्पाद। तो इसका मतलब हम अंदर अंदर चले तो मैकेनिज्म, सीधे चले तो रिएक्शन। तो ऊपर जो चल रहे हैं वो तो रिएक्शन है, और इसके इंटरमीडिएट को बनाते हुए चल रहे हैं तो ये मैकेनिज्म है। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, क्रिया एवं क्रिया विधि। लेकिन इस क्रिया और क्रिया विधि में हमारी परिभाषा आ गई कि किसी भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड में आक्रमणकारी जाति के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है, बस खत्म। बस जैसे जैसे आप इसको सीखते जाओगे धीरे धीरे ये रिएक्शंस कंप्लीट होती जाएंगी। आज हमने एक छोटा सा, क्योंकि आप ध्यान रखना बेटा, बड़ी चीज को करना हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में सीखो और बाद में उन टुकड़ों को जोड़ दो। तो आज हमने इस पूरी रिएक्शन में एक सिर्फ छोटा सा टुकड़ा पढ़ा कि किसी भी एल्कीन में जब भी इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा उसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, बस यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव।
बाद में जाकर हम इसका नाम भी दे देंगे, मार्कोनिकोव का नियम, और बहुत सारी बातें करेंगे जो फिलहाल अभी नहीं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। यस, अब आप देखो ये सिर्फ एल्कीन में नहीं, जितने भी आपके कोर्स में पाई बॉन्डेड कंपाउंड है सब में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल ऑफ एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, एल्डर। ट्रिपल बॉन्ड में भी बता दीजिए। जैसे ट्रिपल बॉन्ड तो यही है, ट्रिपल बॉन्ड में तो आप प्रोपीन की जगह प्रोपाइन ले लो, ये लो। सर बेंजीन वाले में भी बताइए। आप चेक करके देखो, प्रोपाइन भी न्यूक्लियोफाइल है, जब ये न्यूक्लियोफाइल खुद क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया तो इसके ऊपर भी आक्रमण कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखते ही पाई का क्लाउड शिफ्ट होगा, बस खत्म हो गया आंसर। और एक बेंजीन रिंग में भी प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, प्रोडक्ट बनाना अभी हमारा कोर्स में भी नहीं है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक स्लो करें, यानी इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में आपका यहाँ पर पाई का क्लाउड शिफ्ट हुआ, बस यही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, सब में इतना सा पार्ट करना है बस। अब यही चैप्टर आपने एंडिहाइड कीटोन ले लिया, मान लो ये देखो ये रहा एल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। अब आप चेक करो इस एसीटल्डिहाइड में ये रहा हमारा पाई बॉन्ड, हमें तो पाई बॉन्ड चाहिए था। अब सोचो जैसे एल्डिहाइड के संपर्क में हम न्यूक्लियोफाइल को डालेंगे, क्योंकि आपका एल्डिहाइड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो अटैक हमेशा अपोजिट करता है। तो सोचो न्यूक्लियोफाइल को देखते ही ये पाई का क्लाउड घूमेगा। अब कहां घूमेगा वो डिसाइड आप करो, क्या ऑक्सीजन की तरफ जाएगा कि कार्बन की तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ सर। ज्यादा है तो ये पाई का तो अधिक होती है उसकी। बस आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट। तो आपकी परिभाषा वही होगी, देखो कैसे कि किसी भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड में अटैकिंग या आक्रमणकारी जाति को देखकर पाई का क्लाउड का शिफ्ट होना, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक। बाद में प्रोडक्ट क्या बनता है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ भी होगा। तो कोई भी चैप्टर लो आप जिसमें पाई बॉन्डेड है, सब में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा। तो हमारी इतनी छोटी सी डेफिनेशन कंप्लीट हो। तो क्या मैं होप करूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। खत्म कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं मैं। चलिए सर, अब आते हैं अपने तीसरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये आई इफेक्ट से भी ज्यादा इफेक्टिव है, नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट, इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। ये कहलाता है अति संयुग्मन प्रभाव। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं रुक के लूंगा वो सारे नाम। तो अभी फिलहाल इस हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो H आ रहा है, इसलिए हमने इसको स्पेशली नाम दे दिया H इफेक्ट। अब तक अपन आई इफेक्ट कर चुके हैं, ई इफेक्ट कर चुके हैं, ये H इफेक्ट है। तो हम इसका नाम देने जा रहे हैं H इफेक्ट। अब ये H इफेक्ट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये किन पे लगता है, इसको कौन कौन से कंपाउंड दिखाते हैं, वो सब समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम। अगर वो डायग्राम आप समझ जाओ तो परिभाषा भी उसके अंदर छुपी हुई है, कंडीशन भी उसके अंदर छुपी हुई है, और कौन कौन दिखाएगा वो भी उसमें छुपा हुआ। तो देखो वो डायग्राम क्या है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो आपके सामने। इस डायग्राम में सारी बातें छुपी हुई है, ये है वो डायग्राम। देखो ये डायग्राम है जो हमारे काम आने वाला है। इस डायग्राम में क्या क्या छुपा हुआ मैं समझाता हूं आपको। इस डायग्राम में वो कार्बन है
जिसके पास एक खाली p ऑर्बिटल या p कक्षक है, तो ये है आपका रिक्त यानी कि वैकेंट p या पाई ऑर्बिटल, यानी कि ये आपका p या पाई कक्षक खाली पड़ा हुआ है। ऐसे कंपाउंड ढूंढने, ऐसी स्पीशीज ढूंढनी है जिनमें ये हमें वैकेंट p ऑर्बिटल मिलेगा। अब ये वैकेंट p ऑर्बिटल क्या कर रहा है, दिमाग लगाओ, ये अपने कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपने नेबर कार्बन जिसको अपन कहते हैं अल्फा, क्योंकि जो ये पार्ट p वाला आएगा उसके पास वाले कार्बन को अपन अल्फा बोलेंगे, तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन को गौर से देखो, ये sp3 है। sp3 क्यों है, क्योंकि देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। तो आपको ध्यान रखना पड़ा हुआ है कि कार्बन के पास जब चारों सिग्मा हो तो sp3, तो ये sp3 कार्बन पर आप चेक करके देखो एक अल्फा हाइड्रोजन लगा। ये बिल्कुल वही कंडीशन है कि एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम लेके खड़ा हुआ है और आप उससे आइसक्रीम छीन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो आपसे लड़ाई नहीं कर पाएगा। अगर उसकी नहीं जगह लग जाएगा वो। अगर उसकी जगह उसके पापा खड़े सर हो, रोने लगेगा सर। अरे वो रोएगा तो अभी भी रोएगा तो सही है, लेकिन आप में हिम्मत आ जाएगी कि छीन सकते हैं। तो ये आइसक्रीम ये सिग्मा बॉन्ड, ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड के आइसक्रीम है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 4 2 6, अगर वो ये 2 इलेक्ट्रॉन छीन ले तो सोचो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचिए आपका ये जो p वैकेंट ऑर्बिटल है वो अपने पड़ोस वाले के दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। इस छीनने को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, इसको कहते हैं विस्थानीकरण। तो सोचिए आपके खाली p ऑर्बिटल ने या खाली पाई ऑर्बिटल ने अपने पड़ोसी sp3 अल्फा कार्बन के अल्फा h के सिग्मा इलेक्ट्रॉन छीन ली। बस ये छीनना ही कहलाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी सी डेफिनेशन है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले तो ये डायग्राम ले लो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन नीचे लिखता हूं। ये डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन या ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये काम की चीज है। फिर सिग्मा आ गए, देखो आई में सिग्मा आए थे और यहां सिग्मा आ गए, इलेक्ट्रोमेरिक में पाई आए थे। तो डीलोकलाइजेशन और ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन towards vacant p or pi orbital known as H effect। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन। इसका मतलब अगर हिंदी में परिभाषा अपन दें तो हिंदी में कह सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का रिक्त p या पाई कक्षक के साथ अनुनाद या विस्थानीकरण H प्रभाव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा, छोटा सा कंसेप्ट, कोई डिटेल नहीं देनी, इतने छोटे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के बाद आपके सामने ये डेफिनेशन भी बन गई और देखो इसके अंदर छुपी शर्तें भी दिखाई दे रही। वो क्या शर्तें मैं भी दिखाऊंगा, पहले डेफिनेशन को आप स्नैपशॉट कर लीजिए। सर पाई बॉन्ड दुर्बल होता है फिर भी वह इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है सर। क्या बेटा?
पाई बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है, फिर भी वह सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। कहाँ है पाई बॉन्ड? कहाँ पर है पाई बॉन्ड? कहाँ है पाई बॉन्ड? ऑर्बिटल है ये। पाई बॉन्ड का है, पाई ऑर्बिटल है। पाई बॉन्ड का अच्छा ये पी ऑर्बिटल जो है उसको पाई ऑर्बिटल कहते हैं। पाई बॉन्ड तो डबल वाला जो होता है वो शेयरिंग कर लेगा किसी से तो पाई बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन कभी ये ऑर्बिटल तो पाई ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल ही कहलाएगा। इसका बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि आज के बाद आपका कोई भी रिक्त या वैकेंट पी ऑर्बिटल अपने पड़ोस वाले सिग्मा एच वाले के इलेक्ट्रॉन खींच ले, उन्हें अनुनाद करा दे, उन्हें अपनी ओर विस्थानीकृत करा दे, उसको अपनी ओर ट्रांसफर करा दे, तो ये प्रोसेस, ये इफेक्ट कहलाएगा एच इफेक्ट। अब आप सोचो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसने हमें डेफिनेशन दे दी और इसी डायग्राम ने हमें शर्तें भी दे दी। तो देखिए यहां मैं लिखने जा रहा हूं कंडीशंस फॉर एच इफेक्ट, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशंस ऑफ एच इफेक्ट। आज के बाद जो जो कंपाउंड, जो जो स्पीसीज एच इफेक्ट दिखाएगी उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी बहुत जरूरी है। तो ये शर्त नंबर पहली क्या है? पहली शर्त है कंपाउंड और स्पीसीज should have sp3 carbon, sp2 carbon, ये पहली शर्त है। अब आप कहोगे सर ये शर्त हमें कैसे पता चलेगी? तो आज के बाद जिसका कार्बन आपको sp2 दिखाई दे वो सारी शर्त के लिए पहली शर्त मान जाएंगे। अब आप कहोगे कहां दिखेगा? तो मैं आपको बताता हूं ये कहां दिखेगा। नंबर 1, ये आज के बाद दिखेगा आपको कार्बोकेटायन। ये इस कार्बोकेटायन को sp2 कहते हैं क्योंकि 3 सिग्मा है। आज के बाद भी दिखाई देगा कार्बो फ्री रेडिकल में, देखो ये भी sp2 है। आज के बाद ये उस कार्बन में दिखाई देगा जिससे पाई बॉन्ड टच करता हो, वो भी sp2। तो आज के बाद आपके सामने ये 3 एग्जांपल पहली शर्त को फॉलो कर गए। यानी पहली शर्त बताइए ना, फिर बात को पूरा सुन लेना बेटा। वो कंपाउंड या वो स्पीसीज जिसमें sp2 कार्बन हो वो हमारी पहली शर्त मानेगा, यानी ये शर्त। तो ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है, तो इसका p खाली हो गया, तो इन सब का p खाली है। तो पहली शर्त यहां पूरी होगी। अब दूसरी शर्त, जैसे आपका कंपाउंड दूसरी शर्त पूरी कर दे आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये आइसक्रीम छीनने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त के लिए मैं जगह यहां ले आऊं। यदि कंडीशन नंबर 2 है कि कंपाउंड और स्पीसीज should have at least 1 alpha H at sp3 कार्बन। ये शर्त नंबर दूसरी है कि सब भले ही आपका sp2 कार्बन पहली शर्त है, लेकिन दूसरी शर्त तो तब पूरी होगी जब ये पड़ोस में आइसक्रीम लेके बैठा हो। तो कम से कम अल्फा कार्बन यानी sp3 कार्बन पर H का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये H प्रेजेंट होगा तभी आप आइसक्रीम छीन के दे सकते हो इसको, क्योंकि इसकी जगह पर अगर H नहीं हुआ तो आइसक्रीम नहीं छीनी जाएगी, ये इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप देख लो ये 2 शर्तें जो जो दिखा देंगे वो हमारे लिए आज के बाद यस हो जाएंगे H इफेक्ट में, और जो नहीं दिखाएंगे वो नो हो जाएंगे। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखो समझना, इसी एग्जांपल को पूरा करता हूं। जैसे नंबर 1 मैंने लिख दिया एग्जांपल CH2 प्लस एंड CH3। अब आप चेक करके देखो इस कार्बोकेटायन में आपकी शर्तें पूरी होगी। अब आप चेक करके देखो आपकी दोनों कंडीशन जो डायग्राम में दिख रही है, पहली कंडीशन कार्बोकेटायन वाला कार्बन sp2, ये पहली शर्त। फिर इसके पड़ोस में जाओ, ये रहा पड़ोस, ये रहा अल्फा, और अल्फा पे हमें कम से कम कितने H चाहिए?
एक अल्फा तो मिल ही जाएगी, जितने होंगे तो वो फायदा बाद में, लेकिन हमें तो कम से कम शुरुआत करने के लिए एक ही चाहिए, तो वो आपके पास प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आंसर यस है। आप कहोगे सर और एग्जांपल, तो इसकी जगह पर अपन दूसरा एग्जांपल ले लेंगे ना, ये देखिए आप, ये एग्जांपल नंबर दूसरा, CH और ये आपका CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ आ गया H। अब बाकी दो जगह क्या लगाते हो आपकी चॉइस है, लेकिन हमारी मिनिमम कंडीशन पूरी होगी। देखो कैसे, ये वाला कार्बन जो फ्री रेडिकल है वो sp2, ये रहा पहली शर्त। दूसरी शर्त, अल्फा कार्बन पड़ोस वाला sp3 जिसपे अल्फा H हो कम से कम एक, ये आंसर भी यस हो। इसका मतलब ये भी आज के बाद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब तीसरा एग्जांपल ये रहा, तीसरा एग्जांपल देखो ये रहा, ये देखो एक एल्कीन लिख दिया मैंने। अब इस एल्कीन को गौर से देखो आप, इस एल्कीन में ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, हमारी पहली शर्त पूरी होगी sp2, ये हमने ले लिया देखो ये। अब इसका पड़ोसी अल्फा ये रहा और इसके पास एक अल्फा H प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब आप ये पूरा स्नैपशॉट कर दीजिए और इन दो बातों के बेस पे अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ कंपाउंड्स देने के बाद या कुछ स्पीसीज देने के बाद कि कौन H इफेक्ट दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा, ढूंढना। तो जब मैं ये क्वेश्चन दूंगा तो ये दोनों शर्तें आपको देखनी आनी चाहिए। तो चलिए आप पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। हेलो सर, सर एक बार रिपीट कीजिए ना। यार तुम ऐसे रिपीट बहुत कराता है यार। वंस मोर। देख बहुत ही सिंपल सी बात बोली है मैंने, तू सत्यानाश कर था बात का, इतनी मजेदार बात का। बहुत ही सिंपल बोली, जो डायग्राम बनाया वही शर्तें लिखी है मैंने बोला है कोई भी जाति, कोई भी स्पीसीज, कोई भी कंपाउंड अगर sp2 कार्बन रखता हो इन तीनों में से कोई एक और उसके पड़ोस में अल्फा में कम से कम एक H हो, तो समझ जाना वो H इफेक्ट के लिए यस हो गया। तो मैंने आपसे ये कहा है कि ये दो शर्तें पकड़ के बैठ जाओ अभी। अब मैं आपके सामने कंपाउंड दे रहा हूँ, ये दोनों शर्तें ढूंढना उसमें, और जो जिसमें मिल जाए तो वो कहना वो H इफेक्ट दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वो तो बात का बात है, लेकिन पहले ये पकड़ो कि वो दिखाएगा। अब वो कैसे दिखाएगा तो मैं सिखाऊंगा आपको अभी तो सिर्फ शर्तें चेक करनी है। जैसे मैं आपकी बात को रिपीट करने की जगह एग्जांपल दे के ये बात रिपीट करता हूं। सर लास्ट वाला एग्जांपल समझाओ ना। बेटा लास्ट वाला एग्जांपल ले लो ना। देखो ये अभी तो मैंने कंडीशन दी है बेटा, मैंने आपको कहा है कि आज के बाद जितने कार्बोकेटायन है, जितने कार्ब रेडिकल है या जितने एल्कीन्स हैं, वो H इफेक्ट तब दिखाएंगे जब उनके अल्फा पे कम से कम एक H बैठा हो। जैसे मैं समझाया था, मेरी बात को समझना, जो मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला था आप जल्दबाजी में समझ नहीं पा रहे। अब जैसे मान लो मैंने इस समय ये लिख दिया CH3 CH3 CH2+, इसका नाम है नियो पेंटाइल कार्बोकेट आयन, और मेरा क्वेश्चन है क्या ये H इफेक्ट दर्शाएगा? नहीं। तो आपको अपने आंसर को देखने के लिए इन दो शर्तों को इसमें ढूंढना पड़ेगा। ये एबिलिटी आपको लानी है। तो सबसे पहले क्या चेक करो, सबसे पहले क्या ढूंढो, कौन सा वाला कार्बन? sp2 कार्बन। तो इसके सिर पे पॉजिटिव साइन होता है वो sp2 होता है। तो सबसे पहली शर्त तो ये पूरी होगी। देखो ये हो गया हमारा sp2 कार्बन, पहली शर्त पूरी होगी। लेकिन अभी दूसरी शर्त जब तक पूरी ना हो जाए हम आंसर नहीं देंगे। तो अब हम जाएंगे इसके अल्फा पर, इसका पड़ोसी ये अल्फा, ये तो सारे बीटा है। देखो ये, तो अब हमारा अल्फा आ गया। अल्फा पे कम से कम क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा पे एक हाइड्रोजन भी है क्या? नो सर। नो सर। तो ये H इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर। अब देखो एग्जांपल नंबर दूसरा, मान लो मैंने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फिर वही क्वेश्चन, क्या दिया गया ये एल्कीन H प्रभाव दर्शाएगा?
यस सर। यस यस सर। दो शर्तें हैं। तो सबसे पहले पहली शर्त चेक करो भी है sp2, तो ढूंढो sp2 का है, ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं है उसमें, नीचे वाला। ये वाला फ्री रेडिकल भी नहीं है, थर्ड वाला डबल बॉन्ड कार्बन sp2। फिर इसका अल्फा देखो, ये रहा sp3 अल्फा, ये रहा अल्फा। क्या अल्फा पे H है कि नहीं? है। ये अल्फा जो चाहिए तो मिल गया, इसका मतलब ये H इफेक्ट दर्शाएगा। सर एक रिंग में बताइए ना हाइपर कॉन्जुगेशन को, इसको रिंग स्ट्रक्चर बना के एक आध। ये देखो, ये मैंने एक रिंग स्ट्रक्चर बना दिया। रिंग को समझते हो तो देखो, आपको पता है ये रिंग ऐसे है बेटा, CH3, ये C, ये C, ये C, ये C, ये C, H2, 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 H2 एंड H2 और ये कार्बोकेटाइन। एग्जामिनर पूछ रहा है क्या ये आपको H प्रभाव दर्शाएगा? तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये वाला, अब ढूंढो इसके अंदर sp2 कार्बन है कि नहीं है। जिस पे पॉजिटिव हो sp2, ये रहा sp2, ये sp2। अब sp2 से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन जो sp3 होना चाहिए, यानी कि सिंगल बॉन्डेड। तो देखो, इससे ये भी टच कर रहा है तो ये भी अल्फा, इसे ये भी टच कर रहा है तो ये भी अल्फा, इसे ये भी टच कर रहा है तो ये भी अल्फा। तो अल्फा तो है इसके पास, लेकिन क्या उस अल्फा पे अल्फा H है क्या? यस सर। यस। इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2, तो इसके पास तो टोटल अल्फा हो गए 7, और हमें तो कम से कम एक चाहिए। हमारी शर्त पूरी होगी, इसका मतलब यस, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। हाँ जी, एक बार फिर से समझाइए सर। तो बता तो बोलेगा फिर से समझो। ओहो। जैसे देखो, ये रहा CH3, ये रहा C, ये रहा CH3, ये रहा CH3 और ये फ्री रेडिकल। आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या ये फ्री रेडिकल टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन H इफेक्ट दिखाएगा क्या? यस सर। सर यस और नो के दो शर्तों को चेक करो। पहली शर्त, कंपाउंड या स्पीशीज के पास sp2 कार्बन होना चाहिए। कौन सा कार्बन sp2 है? क्या जिस पे कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन है क्या? यस नो सर रेडिकल है। कार्बोकेटाइन है कि नो सर। नहीं सर। फ्री रेडिकल है? यस सर। ये वाला कार्बन होगा sp2। पहली शर्त पूरी होगी। अब दूसरी शर्त क्या है? इसके अल्फा का कार्बन का अल्फा H होना चाहिए। तो देखो, इसको टच करने वाला ये अल्फा, जो इसको टच करने वाला अल्फा, इसको टच करने वाला ये अल्फा, इसको टच करने वाला अल्फा। तो सोचिए अल्फा पर H है कि नहीं? है सर। वो भी दिखाई दे रहे, देखो आपको नो दिखाई दे, जबकि हमें तो कितने चाहिए थे? एक। इससे चल जाता है, इसीलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब आप सोचो, कल को ऐसा एग्जांपल दे दे अपन, इथीन। फिर क्वेश्चन, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? नो सर। नहीं सर। क्यों? नो सर। sp3 संकरण कार्बन नहीं है सर। बिल्कुल सही, क्योंकि इसके पास केवल दोनों के दोनों कौन से हैं? sp2 sp2, ये भी sp2। हमें तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, ये वाला कार्बन मिल गया हमको, लेकिन हमें जो चाहिए था वो ये वाला पार्ट। उसके पड़ोस में कोई भी sp3 है ही नहीं। इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। यही एग्जांपल ऐसे दे देता मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये है सर। करेगा। यस सर करेगा। ऐसे करेगा, बहुत सिंपल। तीनों कार्बन में से ये वाला कार्बन sp2, ये वाला भी sp2। हमारी पहली शर्त कोई भी एक से ले लो। अब ढूंढो सेकंड शर्त। सेकंड शर्त क्या है?
कि sp2 को जो टच कर रहा है वो अल्फा, ये रहा अल्फा, sp3 सिंगल बॉन्ड। अब उस पे देखो H है कि नहीं है। मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज आप चेक करके देखो जो आज अपन ने किया वो क्या पॉइंट किया उसको ढंग से समझना। आज हमने एक तो आई इफेक्ट के अंदर अपना कंप्लीशन किया है, तो आई इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सब कंप्लीट हो गई, तो ढंग से उसको तैयारी कर लो। अब दूसरा नंबर पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, 5 बॉन्ड का सिस्टम है, जहां शिफ्ट हो जाए वो आपका इलेक्ट्रोमेरिक। फिर हमने शुरू किया हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन और शर्तें, कौन देगा और कौन नहीं देगा ये सीखा है। कल हम सीखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन काम कैसे करता है, उसके काम के बेस पे हम उसके एप्लीकेशंस को पकड़ेंगे। तो मैं होप करूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. गुड नाइट। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके डियर, Okay, thank you. Bye bye, sir. थैंक यू डियर। My